नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में तमाम अहम खबरों पर डालते हैं हम विस्तार से नजर। आज कौन कौन सी अहम खबरें जरा आपको बताते हैं। सबसे पहले आज हम जिस खबर पर जिक्र करेंगे, जिक्र दरअसल सड़क संग्राम का करेंगे। क्या आपका वोट सच में आपका है या कोई और पहले से उसे डाल चुका है? आज दिल्ली की सड़कों से संसद तक गूंजता रहा यही सवाल, जब विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग तक मार्च निकाला लेकिन पुलिस ने रास्ता रोक लिया। कई नेताओं को हिरासत में लिया। ये सिर्फ राजनीतिक हंगामा नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर सवाल उठा। वोटर लिस्ट की सच्चाई क्या है? क्या वन मैन वन वोट का सिद्धांत अब सिर्फ एक सपना बन चुका है? पूरा सच, हर पहलू थोड़ी देर में आपके सामने। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र हंगामा आखिर क्यों है वर्पा का जिक्र करेंगे। दरअसल कावड़ में सवाल और कुर्ते पर लिखे मुद्दे, विधानसभा में विरोध का नया रंग छा गया उत्तर प्रदेश के भीतर। क्या ये सत्र उत्तर प्रदेश की विधानसभा का है या फिर विरोध सभा का, जहां शांति खो चुकी है? समाजवादी पार्टी की कावड़ ने सरकार की सच्चाई सामने ला दी और 2047 के सपने पर 2025 की कड़वी हकीकत भारी पड़ती दिख रही है। नारे, पोस्टर और काले कपड़ों के बीच उठते सवाल यही हैं कि क्या इसी तरीके से सिस्टम बदलेगा या बहस की जगह सिर्फ हंगामा बनेगा? डिटेल अब से कुछ देर के बाद आपके बीच पूरी खबर। इसके अलावा तीसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र एआई वाली क्लास का करेंगे। क्या होगा जब तकनीक की गंभीर क्लास में राजनीति का तड़का लग जाए? यूपी विधानसभा में एआई पर चर्चा के बीच विधायक अभय सिंह के अनोखे सवालों ने माहौल को हंसी और सस्पेंस पे भर दिया। जैसे ही उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी में मैं कोई खुद का ज्ञान नहीं और एआई वोटों वाली सड़क तक नहीं बता सकता, सदन में ठहाके गूंज उठे। यह सत्र डिजिटल युग में विधायकों को तैयार करने के लिए था, लेकिन राजनीति के रंग में रंगे सवालों ने इसे एक जबरदस्त ड्रामा बना लिया। क्या मशीनें राजनीति को समझ पाएंगी या नेता टेक्नोलॉजी की हकीकत जान पाएंगे? यही सवाल अब यूपी विधानसभा के भीतर एआई क्लास में गूंज रहा है। जिक्र दरअसल इस पर भी करेंगे। चौथी खबर का जिक्र करेंगे। मंदिर वर्सेस मकबरा का करेंगे। क्या ये सच में इतिहास का फेर है या फिर आस्था का नया सियासी खेल? फतेहपुर के अबू नगर में नवाब अब्दुल समद का मकबरा अब सिर्फ एक स्थल नहीं बल्कि विवाद का कारण बन चुका है। जहां एक ओर ठोस दस्तावेजों के साथ पवित्र मकबरे का दावा है तो दूसरी ओर 1000 साल पुराने शिव मंदिर के पुरातत्व अवशेष को लेकर बीजेपी और हिंदू संगठनों की आवाज गूंज रही। क्या हो रहा है यह विवाद, क्यों हो रहा है, कुछ देर में आपको बताएंगे। पांचवी अहम खबर का जिक्र करेंगे ट्रंप को जवाब का। क्या अमेरिका के दिल में डर बैठ गया है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भारत की उड़ान हजम नहीं हो रही है? एक ऐसा भारत जो अब चुप नहीं बैठेगा, जो अब अपने हक के लिए गरजता है। यह आवाज सीधे तौर पर अमेरिका बयानबाजियों को जवाब दे रही है। रक्षा मंत्री से लेकर नितिन गडकरी तक हर किसी के शब्दों में है एक नया जोश, एक नया आत्मविश्वास जो कहता है अब भारत कोई दबाव नहीं झेलेगा। डिटेल अब से कुछ देर के बाद। इन 5 अहम खबरों पर रहेगी आज की नजर और जाते जाते बात पते की। क्या आपका वोट आपका है या किसी और ने पहले ही डाल दिया है? सवाल चौंकाने वाला है, लेकिन आज राजधानी दिल्ली में यह सवाल गूंजता रहा। संसद से सड़क तक सियासत गरमाई, नारे लगे, पुलिस बैरिकेड गड़े और विपक्ष के कई चेहरे हिरासत में चले गए। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों का एक बड़ा जत्था आज सीधे चुनाव आयोग की ओर मार्च करता दिखा, लेकिन रास्ते में लगा दिया गया कानून का पहरा। दिल्ली पुलिस ने मार्च को रोका और कई नेताओं को हिरासत में ले लिया, लेकिन असली लड़ाई सड़कों पर नहीं, वोट की साख को लेकर हुई। राहुल गांधी बोले ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाए कि वोट चोरी अब स्मार्ट हो चुकी है। डेटा के जरिए, तकनीक के बहाने चुपचाप आपकी पहचान को चुराया जा रहा है और आपका वोट कोई और डाल रहा है। तो क्या वोटर लिस्ट अब लोकतंत्र का सबसे कमजोर कागज बन चुका है? क्या वन मैन वन वोट या का सिद्धांत अब सिर्फ किताबों में है? और अगर ये सच है तो फिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के शपथ पत्र मांगा, यानी कि आरोपों का सबूत, लेकिन विपक्ष सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा है, अब तो बाकायदा एक वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है जहां जनता से वोट गड़बड़ी की शिकायत मांगी जा रही है। सवाल अब सिर्फ कर्नाटक या यूपी का नहीं है,
पूरे देश की वोटर लिस्ट का है। इधर अखिलेश यादव ने भी यूपी में वोटिंग अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा, जब वोटर लिस्ट ही संदिग्ध है तो चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे? अब सरकार ने जवाब पर भी नजर डालना होगी। क्या यह हंगामा सिर्फ चुनावी हार का बहाना है या विपक्ष सच में जानता है जनता की आवाज बन रहा है? क्योंकि मामला सिर्फ एक वोट का नहीं है, मामला उस लोकतंत्र का है जो इसी वोट की नींव पर खड़ा है। अगर वोट ही चोरी होने लगे तो सरकार कितनी भी मजबूत हो, लोकतंत्र खोखला हो जाता है। 3 तस्वीर देखने को मिली। इसके अलावा सड़क पर सांसद बैठ गए। इसी की हालत देखिए, 300 एमपीस इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीस नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं 300 एमपीस आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन नोटिस का जवाब आप दे दीजिए, एफिडेविट। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे। स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी जी सहित विपक्ष के सभी सांसद ना तो कोई चर्चा करना चाहते हैं, ना कोई डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं। ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो, 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। जब वो अपना नेता तय नहीं कर पाते हैं, प्रतिनिधि तय नहीं कर पाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा क्यों है? अब वो खड़गे जी बोल रहे हैं कि सारा अपोजिशन मेंबर जो वीआईपी है, तो 150 लोग के इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कमिश्नर ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती, तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीज़ें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ
अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है। उनको प्रदर्शन करने का अधिकार है, उनको जाने का भी अधिकार है, लेकिन दावे में सच्चाई कितनी है? मोटी बात यह है कि आपको अगर वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? देश हारते हैं, प्रदेशों को हारते हैं। और अब तो आयोग ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी डाउनलोड कर सकता है वोटर लिस्ट को, सब कुछ को। और मैं दो बातें बड़ी गंभीरता से उठाना चाहता हूँ। याद करिए, पेगासस हुआ था तो आपने फ़ोन का अपना डिटेल नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट। राफेल हुआ तो आप कोई सबूत नहीं दिया। चुनाव आयोग पे कई बार प्रश्न लगे हैं, और अगर कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और खासकर उत्तर प्रदेश में जहां पर सरकार मिलकर के वोट लूट रही है, संसद में तो हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार सुनना ही नहीं चाहती है, सरकार सुनना ही नहीं चाहती। ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें अधिकारियों के। एक देश, एक वोटर, एक वोट, क्या यही है लोकतंत्र की असली परिभाषा, या अब वोटर तो आप हैं लेकिन वोट कोई और डाल चुका है? दिल्ली की सड़कों पर आज लोकतंत्र की सबसे बुनियादी ताकत के लिए सियासी जंग छिड़ी। वोट की चोरी का आरोप लेकर विपक्षी संसद से सड़कों पर उतर आए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, 300 से ज्यादा सांसदों ने चुनाव आयोग तक मार्च करने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में लगा बैरिकेड, पुलिस की घेराबंदी और अंत में हिरासत। क्या लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर हो रही ये लड़ाई असल में लोकतंत्र की तस्वीर है या राजनीति की स्क्रिप्ट? संसद के भीतर से लेकर संसद मार्ग खाने तक हर तरफ सिर्फ एक मुद्दा, वोट चोरी। राहुल गांधी ने कहा ये अब राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। वो बोले वन मैन वन वोट अब सिर्फ सिद्धांत नहीं संकट बन गया। कर्नाटक का जिक्र हुआ, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बातें सामने रखी, सीधे चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। डेटा हेरीफेरी, वोटर वेरिफिकेशन में धोखाधड़ी, लोकतंत्र की हत्या। लेकिन सवाल यह है कि अगर वोटर लिस्ट ही संदिग्ध हो जाए, अगर एक ही आदमी कई लिस्टों में हो जाए, अगर आपका नाम खुद आपको ना पता हो, तो क्या ये लोकतंत्र की हार नहीं? क्या चुनाव आयोग वाकई निष्पक्ष या दबाव में है? क्या डिजिटल लोकतंत्र अब डेटा लोकतंत्र बनकर सिर्फ उन्हीं के पक्ष में झुका है जिनके पास ताकत है? और क्या वोट चोरी एक नया चुनावी हथियार बन चुका है? इधर सरकार के मंत्रियों का कहना है ये सब सिर्फ एक नाटक है। विपक्ष अपनी पराजय छुपाने के लिए मुद्दा बनाने का नाटक है। सबसे संविधान विरोधी काम कोई कर रहा है तो उसकी सरगना श्री राहुल गांधी जी हैं। एसआईआर, चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया आज एक दुनिया में सिद्ध व्यवस्था बन चुकी है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। मतदाता सूची को परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आजादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। एक सशक्त लोकतंत्र में इलेक्शन पारदर्शक तरह से होने चाहिए। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तो लोकसभा और विधानसभा की वोटिंग में बहुत अंतर है, और हम सब अभी मांग रहे हैं जो कर्नाटका में जो राहुल जी ने जो डेटा दिखाया वो बहुत एक सशक्त लोकतंत्र के लिए चिंताजनक। हम इलेक्शन कमीशन जानना। और उन दिनों में कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण एक बैंकरप्सी की स्थिति में पहुंच चुकी है। कोई स्पष्ट मुद्दा हाथ में नहीं है, कोई नीति नहीं है। एक रिएक्शनरी फोर्स के नाते ये लोग अपने राजनीतिक कार्यकलाप बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया घबराया हुआ है कि वोट चुने हुए जनप्रतिनिधियों से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। बहुत सारे सवाल, तथ्यों के साथ सवाल हमने उठाए हैं। वोट की कैसे हेराफेरी हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार काम हो रहा है, उस पे हम सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उससे भाग रही है। हम कोई चोर हैं, हम कोई ऐसी बातें कर रहे हैं। ये देखिए, यही कर रहे हैं, चोरी बंद करो। चुनाव, ये इलेक्शन कमीशन और सरकार
ये उनके पिट्टू नाच रहे हैं, तो रोक दिए तो तुम अपने ताकत पे नहीं ना, पुलिस के बल पे रोक रहे हो बेटा। आवाज तो चुनाव आयोग जागे और इस बात को एक्सेप्ट करें कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। मांग है कि वोटों की चोरी और लोकतंत्र की हत्या बंद हो और SIR वापस ली जाए। बहुत ही गंभीर आरोप है, इनको बहुत संवेदनशीलता से लेकर इन पर वापस लिए जाए। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर जो हुआ वो हर किसी ने आज देखा कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर एक और तस्वीर दरअसल देखने को मिली। तकनीक ताई भी थी, लेकिन जब विधायक जी बोले तो ठहाके गूंजे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जहां एक ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास चल रही थी, डिजिटल इंडिया के भविष्य की बातें हो रही थी, वहीं बीच में उठे कुछ सवालों ने तकनीक की दरअसल गंभीरता को ह्यूमर की चादर में लपेट लिया। विधायक अभय सिंह ने जैसे ही कहा चैट जीपीटी में कोई ज्ञान नहीं है, ये तो हमसे लेकर आप तक पहुंचाता है और फिर वापस ले आ लेता है, पूरा सदन हंस पड़ा। माहौल ऐसा बन गया जैसे कहीं AI की क्लास नहीं, कॉमिक शो चल रहा हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब अभय सिंह बोले कि AI ये तो नहीं बता सकता कि किस सड़क से ज्यादा वोट मिलेंगे, तो सदन में ठहाकों की लहर और दौड़ गई और फिर AI से राजयोग पूछने पर मिलने जवाब पर भी विधायक जी का तंज की AI ने खुद मान लिया है कि उसने गलती की। लोकतंत्र और डेटा के बीच खड़े राजनीतिक ह्यूमर का एक अनोखा लम्हा बन गया। ये तकनीकी सत्र IIT कानपुर की ओर से आयोजित किया गया था। मकसद था विधायकों को डिजिटल युग के लिए तैयार करना। हाजिरी से लेकर डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग तक सब कुछ AI से जोड़ने की बात थी, लेकिन ये सब उस वक्त पीछे छूट गया जब हंसी आगे निकल गई। अब सवाल यह है कि क्या राजनीति AI को समझ पाएगी या AI को राजनीतिक हकीकत समझनी होगी? क्या मशीनें सीख रही हैं या नेता उन्हें पहले ही पढ़ चुके हैं? यूपी विधानसभा की AI क्लास भले ही नॉलेज के लिए बुलाई गई हो, लेकिन आज ये साबित हो गया कि जब राजनीति बोले तो टेक्नोलॉजी भी मुस्कुरा उठती है। चैट GPT आ गया है, ये तो मानव एक तरीके से ठग है। इनसे लेता है हमको देता है, हमसे लेता है इनको देता है, उनसे लेता है उनको देता है। हम डाटा के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना चाहें तो समझ में आता है। जैसे अभी मान्यवर आपने बताया, जो आप बोलना शुरू किए थे कि माननीय माता प्रसाद पांडे जी सन 1974 में मिले हुए पहली बार, तो हम चैट GPT पे डाले तो बताया 1980 में हुए। तब मान्यवर हम तो आपकी बात सही मानेंगे, हम चैट GPT सही नहीं मान सकते। तो चैट GPT तो मान्यवर या कोई भी AI जो है, ये इनसे लेकर के इनको दे रहा है, उनसे लेकर उनको दे रहा है। हमको अगर असली में हम जानना चाहें कि साहब हमारी विधानसभा पब्लिक क्या चाहती है, क्या उसका मूड हो गया, किस पार्टी की हवा और लहर चल रही है, तो हम चैट GPT से आप खाली दम चैट करने लगे लगातार। तो हमने कहा अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा क्या पोजीशन बनेगी, तो हमको हिंदुस्तान की क्या पोजीशन रहेगी, तो हमको अमेरिका के साथ बैठा दिया। फिर हमने कहा कि अमेरिका के साथ कैसे हो सकता है, पाकिस्तान फेवर उन्होंने किया, पाकिस्तान परमाणु संसाधन उन्होंने उपलब्ध कराया, पाकिस्तान परमाणु बम उन्होंने बनवाया। तो कहा हाँ आप रसा के साथ जा सकते हैं। तो ये AI मान्यवर। अभी एक दिन मैं अपनी कुंडली डाला उस पर, तो हमने कहा मान्यवर हमारा राजयोग कब तक चलेगा, तो क्या तो AI कहता है कि इसी समय तक चलेगा। कब तक चलेगा ये तो बता दो। सुनिए, इसी समय तक चलेगा। मान्यवर बहुत सारी बातें जो बताइए वो मत बताना सर। मान्यवर मैं सही बोल रहा हूं, मैं ये मोबाइल फोन है, ये डॉक्टर हर्षित चाहिए, इसको खोल लेंगे सब आ जाएगा, इसमें गलत नहीं बोलना मान्यवर भी चीज। तो हमने कहा कि नहीं, हमारा राजयोग तो हमारे पंडित जी ने इस समय बताया था क्योंकि ऐसा 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 है। तो उसने कहा हाँ मैं गलत हूं, आप सही बोल रहे हैं, मैंने आपके ये मूल नक्षत्र नहीं देखा था इसलिए आपका ऐसे हो गया, अब आपका ये चल रहा है। तो मान्यवर ये कुछ बताता नहीं है, जो हमने आप बताया ना, इन्होंने अपनी जानकारी फीड की, उन्होंने अपनी जानकारी फीड की, उन्होंने अपनी जानकारी फीड की,
और उसको डाटा इकट्ठा करके अपना गणित बैठा करके जैसा उसका सेट बैठ जाता है उस तरीके पर प्रस्तुत करने लगता है। बढ़ते हैं आगे, एक और अहम खबर आपको बताते हैं। क्या इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है या दो टुकड़ों में बंटती आस्था अब सियासत का नक्शा बदल रही है? यूपी के फतेहपुर जिले का अबू नगर आज सिर्फ एक भूखंड नहीं रहा, ये अब एक ऐसा सवाल बन गया है जो न सिर्फ पुरातत्व की गलियों में गूंज रहा है बल्कि सियासत, समाज और संविधान के गलियारों में भी सिर उठा रहा है। एक तरफ दावा ये नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, ऐतिहासिक और प्रमाणित है। दूसरी तरफ विरोध में खड़ी है ठाकुर जी मंदिर संरक्षण समिति और बीजेपी नेता जो कह रहे हैं ये 1000 साल पुराना शिव मंदिर है जिसे बदलकर मकबरा बना दिया गया है। त्रिशूल, कमल के निशान, परिक्रमा मार्ग और धार्मिक कुआं जैसे सबूतों की दुहाई दी जा रही है और मांग है कि जन्माष्टमी से पहले यहां पूजा पाठ की इजाजत दी जाए। लेकिन प्रशासन ने पूजा रोकी, पुलिस तैनात की, बैरिकेडिंग करवाई, बावजूद उसके भारी संख्या में हिंदू संगठनों की भीड़ पहुंच गई और मकबरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय का दावा है कि यह उनका पवित्र स्थल है, खतौनी रिकॉर्ड इनकी गवाही देता है, अब इसे जबरन बदलने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये भी उठा है कि क्या हर मकबरे के नीचे मंदिर खोजा जाएगा? क्या इतिहास की खुदाई अब धार्मिक टकराव की नींव बन चुकी है? बीएचपी का ऐलान है कि पूजा होकर रहेगी, चाहे जो भी हो, हम अपने धर्म के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। प्रशासन कह रहा है कानून व्यवस्था सामान्य है, लेकिन जो हालात आज दिखे क्या वो शांति का चेहरा थे या किसी आने वाले बवाल की झलक? डीजीपी से लेकर डीएम हर स्तर पर फोर्स तैनात है, लेकिन जमीन पर तनाव अब भी दबा हुआ लावा बनकर उबल रहा है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं कि ये स्थल क्या था, सवाल ये है कि क्या देश हर आस्था पर एक नई जांच बैठाएगा? क्या हर ईंट को इतिहास में उल्टा किया जाएगा और फिर हमारी पहचान अब सिर्फ पुरानी दीवारों में तलाशी जाएगी? इतिहास के गर्भ में क्या सच छिपा है, यह वैज्ञानिक साबित करेंगे या सियासत? और अगर जवाब अदालतों से नहीं भीड़ से आए तो फतेहपुर सिर्फ एक शहर नहीं रहेगा, वो हर उस शहर की पहचान बन जाएगा जहां क्या था की लड़ाई क्या रह गया पर भारी पड़ने लगी। थी सारी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग यहाँ पे आ गए और उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। देखिए अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है, कुछ लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई। अभी अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके उनसे सबसे बात की गई, उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। बाकी अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे प्रशासन के प्रति, इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर सरकारी अभिलेखों में क्या है यहाँ पर जो है इसके बारे में पूरे एक विस्तार में आपको रिपोर्ट देंगे। क्या अमेरिका को भारत की तरक्की हजम नहीं हो रही है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को डर लग रहा है कि एक नया सूरज पूरब से निकल रहा है? भारत के रक्षा मंत्री ने वो कहा जो अब तक सिर्फ जनता सोचती थी और सोशल मीडिया पर गूंजता था कि भारत अब किसी के बॉस बनने के भ्रम को नहीं मानता। बिना नाम लिए लेकिन सीधा इशारा डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी की तरफ था जिसमें उन्होंने भारत पर 50% टैक्स लगाने की बात कही थी और इस पर आया भारत का गरजता हुआ जवाब। भारत अब वो नहीं रहा जिसे दबाया जा सके, भारत अब वो है जो उभर रहा है और कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इस जवाब को और धार दी देश के तेज तर्रार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जब उन्होंने कहा दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और इस वक्त झुकाने वाला कौन है? भारत, जिसकी विज्ञान, तकनीक, स्टार्टअप, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से बढ़ती वैश्विक साख अब आंखों में चुभ रही है। उन ताकतों को जो दशकों तक खुद को सुपर पावर बताते रहे। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि टैरिफ वॉर फिर सिर उठा रहा है। क्या ट्रंप की आंखों में भारत की चमक खटक रही है जो अब अमेरिका की शर्तों पर नहीं बराबरी पर बात कर रहा है? लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, अब जवाब भी बदला है और लहजा भी।
अब भारत चुपचाप नहीं सुनता, अब भारत ट्वीट से नहीं डरता, अब भारत साझेदारी की बात करता है, सुपरमेसी की नहीं। और यही है असली बदलाव। तो क्या अमेरिका को अब एक नए भारत के साथ नई भाषा में बात करना होगी? क्या आने वाले चुनावों में ट्रंप फिर भारत को निशाना बनाएंगे, या फिर भारत हर मंच पर अपना कद इतना ऊंचा कर लेगा कि कोई भी उसे झुकाकर नहीं, सिर्फ हाथ मिलाकर आगे बढ़ सकता है? दुनिया बदल रही है और भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं है, इस बदलाव का नायक। चलिए अब जाते जाते आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। दरअसल आज की बात पते की है कि अगर हम एक दूसरे की मदद करने की सोच से शुरुआत करें तो सबसे पहले हमारा अपना दिल बदलेगा, और जब दिल बदलता है तो सोच बदलती है, नज़रिया बदलता है, और फिर हमारे छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। यकीन मानिए, दुनिया को बदलने की असली कहानी कहीं बाहर से नहीं, यहीं से शुरू होती है, एक नेक सोच, एक सच्चा इरादा और एक मदद का हाथ बढ़ाने से। इस बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। शुक्रिया आप सभी का।